रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। इससे जुड़ी तमाम खबरें अब विस्तार से जान लेते हैं। इस युद्ध के बीच रूस ने एक बड़ा दावा किया है। रूस का कहना है कि उसकी सेना ने मारियोपोल के बाहरी इलाके में कब्जा कर लिया है। मारियोपोल पोर्ट सिटी है यूक्रेन की और यहीं पर सीज फायर का ऐलान भी किया है एक और राज्य के साथ रूसी सेना ने। लेकिन दावा यह है कि मारियोपोल के बाहरी इलाके पर अब पूरी तरह से रूसी सेना का कब्जा हो गया है। एक दिन में यूक्रेन के 61 सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं, यह भी कहना है रूस का। और साथ ही एक दिन में यूक्रेन के 9 हथियार डिपो भी तबाह कर दिए गए हैं। इस युद्ध में रूसी सेना का ये दावा है। लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं इन इलाकों से जुड़ी हुई, रूसी सेना ये दावा कर रही है कि वो अग्रसर है, खास तौर पर यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ। और मारियोपोल एक बहुत ही अहम पोर्ट सिटी है। चलिए अब भारत के नजरिए से देखते हैं। इस युद्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि वहां फंसे भारतीयों को निकालना है और यही प्राथमिकता है भारत की। ब्यूकारेस्ट में मेरे सहयोगी विकास भदौरिया गए हुए हैं, वो हमारे साथ अब लाइव जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज पर। विकास, आज भी कितने विमान हैं भारत के लिए जो रवाना होंगे? भारत के छात्रों को वहां से रेस्क्यू करके लाने का जो ऑपरेशन गंगा का सिलसिला है वो जारी रहेगा? ये देखिए, पूरे यूरोप की बात करें तो पोलैंड से, हंगरी से और इसके अलावा रोमानिया से तकरीबन 10 उड़ानें आज चलेंगी। और इन 10 उड़ानों के ज़रिए तकरीबन यहाँ से 2,500 से 3,000 जो छात्र हैं उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, अभी भी है ना, जो यूक्रेन से छात्रों का आना बाकी है, लगातार ये सिलसिला चल रहा है। और कुछ जगहों से जहाँ से खबरें नहीं आ पा रही थी, वो छात्र 10-10, 15-15 के ग्रुप में पहुँच रहे हैं बॉर्डर पर और उनको रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के रास्ते निकाला जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है सरकार के लिए, जो दिक्कत है, वो सूमी में फंसे छात्र हैं, उनको निकालने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। लगातार भारत सरकार यूक्रेन और रूस के साथ बातचीत कर रही है ताकि उन छात्रों को सेफ पैसेज देके ग्रीन कॉरिडोर के जरिए वहाँ से निकाला जा सके। और यही सबसे बड़ी चिंता है। देखिए, सूमी और उसके आसपास का 25 किलोमीटर का जो दायरा है, वहाँ पर कई एक मेडिकल कॉलेज हैं और उन मेडिकल कॉलेजों में तमाम छात्र हैं जो शुरुआती दौर में नहीं निकले, वो अभी भी फंसे हुए हैं। प्रीति, विकास, लगातार उन छात्रों से हम भी बात कर रहे हैं और सभी ये कह रहे हैं कि हमें इमरजेंसी की सिचुएशन है और निकालना बहुत ज़रूरी है यहाँ से, जितना जल्द हो सके उतना जल्द। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, हम रुक कर लेते हैं प्रणय उपाध्याय का, जो लीव से यूक्रेन की राजधानी कीव का सफ़र तय कर रहे हैं। और प्रणय, इस वक्त आप कहाँ हैं? किस तरह के हालात आपने नोटिस किए हैं जब आप इस वापसी के रास्ते में जा रहे हैं लीव से कीव की तरफ? प्रणय जो है ट्रेन के जरिए सफर कर रहे हैं लीव से कीव का, और साथ ही लगातार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं वहां पर। लेकिन देखिए, कीव जो है राजधानी है यूक्रेन की और वहां पर भी अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि रूसी सेना पास आती जा रही है। वहां के एक गांव में भी कल कहा गया है कि हमला हुआ है जहां 6 लोगों की मौत हुई। प्रणय के पास कोशिश करेंगे दोबारा जाने की, लेकिन मेरे साथ जनरल जी.एस. सुबान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज पर, रक्षा एक्सपर्ट हैं। साथ ही कर्नल दानवीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जनरल जी.एस. सुबान, मैं अगर आपके पास आना चाहूं, मुझे ये जानना है कि इस वक्त जिस तरह की रणनीति नजर आ रही है, एक तरफ चर्चा हो रही है कि 2 शहरों पर सीज फायर का ऐलान कर दिया है रूसी सेना ने, वहीं दूसरी तरफ राजधानी की तरफ लगातार अग्रसर है रूसी सेना। एक रक्षा एक्सपर्ट के तौर पर आप रूस की मंशा को किस तरह से समझाएंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं ये कहूँगा कि ये रूस ने बड़ी सोच समझ के अपनी नीति लगाई है। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो रूस ने 3 तरफा हमला किया है। एक ऊपर नॉर्थ से, एक ईस्ट से और एक साउथ से। अभी सुना है कि बेलारूस से चौथा फ्रंट खोलने वाले हैं वो। और वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि यूक्रेन का ये जो इलाका है, जो रशिया के साथ लगता है, इसमें यूक्रेन का 1/3 हिस्सा जो है, उसमें जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है वहाँ पर, वो ज़्यादातर रूसी के साथ मिली हुई है जी। तकरीबन 50-60 साल पहले रूस ने वहाँ पर कब्ज़ा करके
और अपने लोगों को बसाया है वहाँ पर, हाँ, कॉसेक्स और टाटर्स को। और ये पूरी आबादी नीचे जैसे आप कह रहे हैं मारियोपोल और ऊपर डोनेट्स्क के इलाके और ऊपर जाके खारकीव और कीव के इलाके, ये जितने नॉर्थ ईस्ट और साउथ में हैं, इस सब में जो पॉपुलेशन, जो आबादी है, वो तकरीबन रूस के साथ मिली हुई है। रिश्तेदारियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं, आना जाना है, हर किस्म का उनका तालमेल है। तो कोशिश ये है रूस की कि किसी तरीके से इन इलाकों पे पूरा कब्ज़ा करके और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो बाकी 2/3 हिस्सा है जी। वो ज़्यादातर उसकी लीनिंग्स यूरोपियंस की तरफ तो है। मोटा मोटी तौर पर जनरल उमान, अभी तक तो फिर भी आसान रही है रूसी सेना का जो ये अग्रसर कदम है, अभी तक तो फिर भी आसान रहा है, लेकिन अब सही तौर पर रेजिस्टेंस आगे शायद उन्हें महसूस होगा। मैं इस बीच भारत के नजरिए से कर्नल दानवीर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जहाँ ये सीज फायर की बात हो रही है, मारियोपोल और वोल्नोवाखा के लिए रशिया मान गया है, तो जब रूस समर्थन देता है भारत का भी और जानता है कि हमारे छात्र वहां फंसे हुए हैं, तो सुमी को टैक्टिकल नजरिए से वहां पर सीज फायर इस वक्त लगाना क्या मुश्किल है? देखिए, लगाना मुश्किल इसलिए है कि जब तक यूक्रेनी सेना का सहयोग नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको जो भी कॉरिडोर बनाना है दोनों सेनाओं की जो फ्रंट लाइन है उसके बीचों बीच से बनाना है, तो दोनों तरफ की सहमति होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मारियोपोल और वोलावाखा में क्यों ये आसान है या ये संभव है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है 50-50% है। मारियोपोल की जो पॉपुलेशन है 4.5 लाख की है, आधे यूक्रेनी भाषी हैं और आधे रशियन भाषी हैं, तो ये दोनों तरफ से पॉपुलेशन प्रेशर के चलते ये संभव है, जो कि खार्किव में या सुमी में इतना संभव नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग है लेकिन कंट्रोल यूक्रेनियंस का है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर लगातार भारतीय डिप्लोमैट्स को बनाना होगा और किसी तरह से उन छात्रों को निकालना होगा जो सुमी की यूनिवर्सिटीज में फंसे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।